21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के वायाली कवल इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन किया और बताया कि उनकी बिल्डिंग की एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उसे कमरे को देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उसे मकान मालिक से कहा कि आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुंचे। समय वहां पर पड़ोस के लोग भी बाहर ही खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी और वह नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी वहां पर अकेली ही रहती थी। पड़ोसी भी उसे ज्यादा नहीं जानते थे। इसकी वजह यह थी क्योंकि महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 पर अपने घर से निकलती थी और फिर रात 10:30 के बाद ही वह अपने घर लौटी थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में ही रहते थे, लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसके नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उसे बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के तौर पर बेंगलुरु में ही रह रही अपनी माँ और बहन का एड्रेस और फोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताता है। महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिनों से उसकी माँ की कोई बात नहीं हुई थी और अब मकान मालिक की बात सुनकर वह बहुत घबरा गई थी, क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास ही रहती थी। तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से बहुत तेज और खतरनाक बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वो लोग फिर से अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे लोथड़े भी पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए फ्रिज की ओर जा रही थी और जैसे ही उसे फ्रिज का दरवाजा खोला गया तो वहां पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा था वो काफी दिल को दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। आनन फानन में पुलिस भी मौका ए वारदात पर पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी कि उनसे अंदर नहीं रुका गया। पुलिस टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद डबल मास्क मंगाया जाता है और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सिर महालक्ष्मी का था। लेकिन जब पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी मंजर देखकर पुलिस वालों के होश खराब हो गए, क्योंकि वहां पर जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों की शक्ल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ऐसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। अस्पताल से मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे शव के टुकड़ों को समेटा गया। इसी दौरान अंदाजा लगाया गया कि शव के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बंटी उसे शव को मुर्दाघर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। छानबीन के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल फोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि उस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था।
यानी 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई फोन किया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 के बीच ही हुआ होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने और क्यों मारा था? आखिर महालक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी और वह कातिल कौन था? इन्हीं सवालों को लेकर बेंगलुरु पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहा करता था और साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वालों ने उसकी शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वो दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद में उन दोनों को एक बेटी हुई, यानी साल 2023 तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन 2023 के आखिर में हेमंत और महालक्ष्मी आपसी झगड़ों के चलते अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने वयाली कवल इलाके में इस घटना से 5 महीने पहले ही किराए का एक कमरा ले लिया था और वहां पर वह अकेली ही रहती थी। और महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चला कि महालक्ष्मी और हेमंत के बीच इस दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को शक था मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच हर रोज झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे थे। महालक्ष्मी किराए के इस घर में आकर रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आज पड़ोस के लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 पर अपने काम पर चली जाती थी और रात 10:30 के बाद अपने घर आ जाती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़के को उसके घर से जाते और आते हुए जरूर देखा था, लेकिन वह कौन लड़का था? उसके बाद बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस में मुख्य आरोपी मुक्ति रंजन रॉय के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मुक्ति महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लक्ष्मी ने उस पर किडनैपिंग का आरोप लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्ति के भाई सत्य रंजन रॉय ने बताया कि मुक्ति उससे शादी करना चाहता था और उसे बाइक पर केरल ले जा रहा था, लेकिन उसने उस पर किडनैपिंग का आरोप लगाया और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी उसकी पिटाई की और 10,000 रुपये रिश्वत देने के बाद उसे छोड़ दिया। मुक्ति के भाई ने आगे बताया, मुक्ति को महालक्ष्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमकाया भी था, इसलिए गुस्से में आकर मुक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका गला घोंट दिया। लड़की की मौत के बाद पकड़े जाने के डर से मुक्ति उसे आत्महत्या दिखाने के लिए फांसी पर लटकाने की कोशिश की। हालांकि वो उसे फांसी पर नहीं लटका सका और इसलिए उसने उसके शव को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया था और ओडिशा भाग गया। मेरे साथ बरहमपुर में था और बहुत घबराया हुआ उसे इस बात का पछतावा था कि उसके एक गलत कदम ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सत्य रंजन ने कहा कि महालक्ष्मी मुक्ति को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी और उनसे सोने का हार, अंगूठी और महंगा मोबाइल फोन भी ले लिया था, जिसके कारण वो पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से अस्थिर था। मुक्ति के भाई ने आरोप लगाया कि महालक्ष्मी के साथ अपने रिश्ते के कारण वो अपने घर से पैसा भेजने और खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। इस बीच पुलिस ने मुक्ति का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं उसके व्यवहार से तंग आ चुका था। मैंने निजी मामलों को लेकर उससे झगड़ा किया और महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला किया। उसके कृत्य से क्रोधित होकर मैंने उसे मार डाला। बता दें कि महालक्ष्मी जो त्रिपुरा की रहने वाली थी, बेंगलुरु में एक मशहूर मॉल में काम करती थी, जहां मुक्ति भी काम करता था। पुलिस को पता चला कि वो शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन वो अलग रहती थी। मुक्ति बाद में उसे ओडिशा के भद्रक जिले के एक गांव में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। एक सनसनीखेज हत्या की घटना के बाद लापता हो गया था।
बाद में उसे ओडिशा के भद्रक जिले के एक गांव में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। वहीं महालक्ष्मी की हत्या की जानकारी सामने आने के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले एक महिला ने क्या बताया था। दुकान से आते क्या आइटम होना लेता चलता पता नहीं, कुछ पता नहीं। लड़की क्या कैसा है हमको पता नहीं। कितने महीने से यहाँ पे 5 मंथ्स हो गया। वो अकेले रहते थे, कोई आइडिया है आपको? पता नहीं। उनके साथ कोई और भी आते थे कभी दुकान में? नहीं, एक लड़का था इधर ही कॉर्नर रोड में ड्रॉप करता चलता। वो लड़का क्या कौन है मैं देखा नहीं। अच्छा। और कोई पेरेंट्स या कोई ऐसे? उसका भैया भाभी हाँ। उधर मैं देखा नहीं। ओके।